हेलो दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं फिजिक्स का जो चैप्टर का नाम है आपका लॉ ऑफ मोशन। क्या लॉ ऑफ मोशन का जो है आज थ्योरी क्लास पढ़ेंगे क्या? सबसे पहली बात, लॉ ऑफ मोशन पे थ्योरी क्लास पढ़ेंगे क्या? थ्योरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें से आप सभी को पूरी जानकारी दिया जाएगा। लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इनमें पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करके इन पे टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे क्या? लॉ ऑफ मोशन से जो है क्या, लॉ ऑफ मोशन से टॉप 30 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। और ये इससे जो है आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है क्या? 2 से 3 क्वेश्चन आता है। और फिजिक्स का जो है आप सभी जानते हैं कि टोटल आपका सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहती है, जिसमें से हर सब्जेक्ट में से 50-50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2026 के एग्जाम में, इंट्रांस एग्जाम में। तो आप सभी किसी भी स्टेट से हैं और इंट्रांस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी इंट्रांस एग्जाम की, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बिल्कुल फ्री में कोर्स कर सकते हैं क्या? बिल्कुल में फ्री कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं थ्योरी क्लास में। तो सबसे पहली बात आप सबको जानना होगा, यहाँ पे लिखा है क्या, लॉ ऑफ मोशन। तो मोशन मतलब क्या होता है कि गति होता है। मोशन मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी जो वाहन होते हैं वो गति में रहे, क्या गति में रहे, उसी को मोशन कहा जाता है। और लॉ मतलब क्या होता है, नियम होता है। क्या होती है, नियम होती है। तो गति के नियम क्या क्या होती है और इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, सारा कुछ जानने के प्रयास करेंगे। और मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, उनके बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है आप सभी पढ़ने जा रहे हैं अभी, गति के नियम। क्या, गति के नियम। तो गति के नियम किसने दिया और कब दिया, सारा कुछ जानने की कोशिश करें। गति के नियम जो होती हैं ये न्यूटन साहब ने दिया था। कौन दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था। और इसमें कुछ अलग अलग गति का नियम दिया गया था, जिसके द्वारा सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। मतलब इनका पूरा नाम, न्यूटन का पूरा नाम क्या है, सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति का नियम का प्रतिपादन किया गया, मतलब कि दिया गया। और इनको जो है वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में बताया गया। क्या, किसी भी वस्तु पे बल मतलब क्या होता है, फोर्स, धक्का देना। किसी भी आदमी को आप सभी धक्का देते हैं, वही बल होता है, वही फोर्स कहलाता है। और बल लगने के बावजूद तुरंत क्या करता है, वो वस्तु गति में आ जाते हैं। क्या, गति में आ जाते हैं। उसी के बीच जो संबंध बनता है ना, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, गति के नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गति के नियम। और गति का नियम कौन दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने। और आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट न्यूटन रहेगा तो न्यूटन टिक करना है, वैसे न्यूटन साहब ही लिखा रहता है। तो गति के नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और ये कैसे दिया गया था कि किसी भी वस्तु पे अगर बल लगता है तो उनके बीच में जो, अगर बल लगने के बाद वो वस्तु अपना गति में आ जाता है, मतलब कि चलने लगता है, तो वो उसी को क्या बोला जाता है, गति के नियम। और आप जानते हैं गति के जो नियम होती हैं ये कितने तरह का होता है। क्या, गति के जो नियम होती हैं तो मूलभूत तरह से 3 तरह के होती है गति के नियम। पहला तरीका आप को देखने को मिलेगा जड़त्व का नियम। क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या, जड़त्व का नियम को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो पहला जो नियम है ये जड़त्व पे निर्भर करता है। और दूसरा नियम जो होते हैं गति पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, गति पे। और तीसरा नियम करता है क्रिया के प्रति क्रिया का नियम। क्या, क्रिया के प्रति क्रिया, मतलब कि क्रिया के प्रति क्रिया, किसी भी वस्तु पे लगाए दाब और वह अपने अंदर का भी पीछे से वो रिटर्न कर देता है, तो उसे वही क्या बोला जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसे आप सभी जानते हैं कि कोई भी इंसान अगर छत के ऊपर से कूदता है धरती पे, तो उसको पैर में बहुत जोर से चोट लगता है। तो अपने आप तो नहीं लगता है, जो नीचे से जो चोट लगा ना, तो वो प्रतिक्रिया हुआ। अलग अलग तरह का नियम भी देखेंगे और इनका थ्योरी भी करने का कोशिश करेंगे। उसमें बहुत सारे नियम आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए, अभी तो क्लास शुरुआत ही हुआ है, तो पूरे जानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा गया है न्यूटन का जो है पहला नियम, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, यह कहती है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वह हमेशा ही स्थिर में ही रहेगी। क्या, अगर कोई भी वस्तु स्थिर में है तो वह स्थिर में ही रहना चाहेगा। ये कहता है न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि वह वस्तु सीधे रेखा में जा रही है समान वेग से और समान गति
मान से, तो वो उसी तरह गति में रहेगी। मतलब कि इसका मतलब हुआ लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं, या न्यूटन का पहला नियम, यह कहती है कि कोई भी वस्तु अगर जिस अवस्था से वो चल रही है उसी की स्पीड से, उसी की अवस्था से हमेशा चलते रहेगी, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। या कोई भी वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर में ही रहना चाहिए, चाहते हैं, या गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। ये जड़त्व का पहला नियम कहता है। और जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लग जाए, क्या कब ये नियम कार्य करती हैं? जब तक उस पर कोई भी बाहरी फोर्स, मतलब कि किसी भी वस्तु पे कोई बाहरी फोर्स न लग जाए, तब तक वो जिस अवस्था में रहते हैं उसी अवस्था में रहेगी। जैसे कि कार चलती रहती है, बस चलती रहती है, उस पे ब्रेक या ब्रेक लगाया तो ये क्या हुआ? बाहरी फोर्स हुआ। तो ब्रेक लगाएगा तो रुकेगा, या धक्का देगा तो कार आगे की ओर बढ़ेगा, बस आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये बाहरी फोर्स हुआ, क्या एक्सटर्नल फोर्स हुआ। तो यही कहती है न्यूटन का पहला नियम कि अगर कोई वस्तु स्थिर में है तो स्थिर में ही रहना चाहता है, गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। ये जब संभव है तब की बाहरी फोर्स न लग जाए। आगे आप सभी को देखने को मिलेगा जड़त्व, क्या इनर्शिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसी वस्तु का वह प्रतिक्रिया गुण, उसकी गति की अवस्था, चाहे वो स्थिर हो या गति में, होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है तो वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो विराम का जड़त्व क्या होता है? वस्तु वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है। उदाहरण के लिए देखा जाए, जब कोई बस अचानक चलती रहती है, क्या अचानक चलती है, या यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि उनके शरीर पे विराम में रहना चाहता है। मतलब आप सभी यहाँ पे ये समझने का कोशिश करिए कि जड़त्व कहता है कि किसी भी, अगर कोई भी वस्तु है उस पे अगर जो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है। अगर कोई भी बस या ट्रक या कार चल रही, अचानक वो स्टार्ट होती है और स्पीड पकड़ लेता है, क्या अचानक एक्सीलरेटर छोड़ता है तो गाड़ी एक अचानक क्या होता है? अपने स्थान से दूसरे स्थान तक एक सटीक वे में जाने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि जो उस पे बैठी रहती है स्थिर अवस्था में, तो उसके ऊपर जो है, गाड़ी वाहन के ऊपर जो स्थिर वस्तु, स्थिर आदमी है, वो क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये कौन सा नियम के अनुसार होता है? जड़त्व के अनुसार होता है। ठीक। इनके बाद आती है गति का जड़त्व। क्या इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? क्या इनर्शिया ऑफ मोशन, जड़त्व का जो गति जो होती है, जड़त्व का गति, ये क्या होती है? तो सबसे पहली बात जानने की कोशिश करेंगे कि वस्तु का वह गुण बताती है जिसका कारण अपनी गति की अवस्था बनाए रखती है। क्या जड़त्व के नियम, यानी कि गति के जड़त्व जो होती है, यह बताती है कि कोई भी वस्तु अपना गति कैसा रहेगा वो उसको बताने का काम करता है। तो उदाहरण के लिए देखा जाए, चलती बस अचानक रुक जाए, क्या आप सभी जड़त्व पढ़े, कोई भी वस्तु यानी कोई भी बस है वो रुकी हुई है, अचानक चल पड़े, वही गति का जड़त्व कहता है कि कोई भी बस ट्रक कार है, चलती चलती अचानक रुक जाए, क्या चलती चलती अचानक रुक जाए, तो रुक जाने के बाद क्या होती है कि जो उसमें बैठी यात्री क्या होती है? आगे की ओर झुक जाता है। ब्रेक लगने के बाद क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि इनके शरीर जो है वो गति में रहना चाहता है। क्या कार पे बैठे सवारी यात्री वो चाहती है कि हम यानी कि जिस वेग से चल रही बस ट्रक कार, उसी वेग से वो आदमी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट पे, उस कार पे क्या रहती है? वो आदमी उस पे बैठी हुई रहती है। इसलिए उस पे जब ब्रेक रहता है, बाहरी फोर्स लगता है, तो क्या होते हैं? आदमी आगे की ओर झुक जाते हैं। यह आप सभी अपने अनुभव भी कर सकते हैं कि आप सभी कहीं जा रहे हैं, बस पे अचानक ब्रेक लगने के बाद आगे की ओर झुकना, और बस अचानक खुल पड़ने के बाद पीछे की ओर झुकना है। ये आप सभी जानते हैं इतना।
और दिशा का जड़त्व। अगला जो टॉपिक है, अभी जड़त्व पढ़े, इनके बाद पढ़े गति का जड़त्व, इनके बाद पढ़ रहे हैं दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब गाड़ी क्या होती है, मुड़ती है, क्या गाड़ी मुड़ती है तब क्या परिवर्तन होता है, उनको जानने का कोशिश करते हैं। वस्तु का एक गुण जिसके कारण अपनी गति को दिशा को बनाए रखना चाहते हैं, क्या कोई भी इंसान है, कोई भी कार है, कोई भी वस्तु है, अगर किसी को अचानक किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जाता है तो उसमें तो कुछ भेदभाव होगा ही होगा, इतना आप सभी जानते हैं। तो क्या भेदभाव होता है यहाँ पे लिखा गया है, पूरी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं, और कहीं भी परेशानी होती है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब एक कार अचानक मोड़ लेती है, क्या एक कार जो है या बस जो है अचानक मुड़ती है, टर्न लेती है, तो यात्री विपरीत दिशा में झुकते हैं, क्या होते हैं, विपरीत दिशा में झुकते हैं। मतलब कि लेफ्ट की ओर अगर घुमाया जाएगा तो आदमी क्या करेगी, राइट की ओर अपना दिशा को रखेगी, क्योंकि वो गिर न जाए, क्या गिर न जाए इसलिए। तो दिशा में परिवर्तन जब भी होती है, चाहे गाड़ी लेफ्ट ले या राइट की ओर ले, तो आदमी उसके विपरीत चलने वाली रहेगी। जैसे लेफ्ट लेगी तो राइट मुड़ेगी, और राइट लेगी तो लेफ्ट मुड़ेगी। कौन, आदमी। जब कार अपना दिशा चेंज करेगी तो आदमी भी अपना दिशा चेंज करेगी, क्योंकि उसका, जैसे आप सभी सेंटर पढ़े होंगे, किसी का भी जो आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जिसके कारण वो स्थिर रह पाता है, यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो खड़ा हो पाता है। तो वही है कि अगर जिधर कार मुड़ती है उधर की और आदमी भी मुड़ जाए तो आदमी क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। क्या जो सीट पे बैठी रहती है यात्री वो नीचे गिर जाएगी, इसलिए अपना दिशा विपरीत करते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम पढ़ने के बाद क्या मिला आपने इसको, गुण गुणात्मक परिभाषा देखने को मिला, और इनके बाद बल का कारक मिला, और इनके गति की अवस्था में बदलता हुआ परिणाम देखने को मिला। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा कि न्यूटन का दूसरा नियम, क्या न्यूटन का दूसरा नियम जिसको गति के नियम भी कहा जाता है, क्या गति का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम गति का नियम भी कहा जाता है, जिसको लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। यह नियम बताता है बल और त्वरण, क्या एक्सीलरेशन और फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच मात्रात्मक, क्या मात्रात्मक क्वांटिटेटिव संबंध स्थापित करता है। बल और त्वरण के बीच ये जो है एक मात्रात्मक संबंध स्थापित करता है। मात्रात्मक मतलब कि एक फार्मूला, एक क्वांटिटेटिव दर्शाती है यह नियम, दूसरी नियम न्यूटन का, और ये बताती है कि वस्तु के जो संवेग रहेगी, मोमेंटम जिसको बोलते हैं, में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए शुद्ध बाह्य बल, क्या नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स के समानुपाती होगी, क्या समानुपाती होगी, और ये परिवर्तन बल के दिशा में होता है। क्या ये जो परिवर्तन होता है किसके दिशा में होती है, तो बल के दिशा में होती है, और ये जो होती है किसके किसके बीच का समानुपाती होती है, तो संवेग का जो लगने वाली जो बल होती है, क्या संवेग में परिवर्तन होने की जो दर होती है पर लगाए गए शुद्ध बाह्य बल, क्या शुद्ध बाह्य बल नेक्स्ट फोर्स के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मोमेंटम, क्या मोमेंटम किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। क्या वेग, मोमेंटम जो होती है संवेग जिसको बोलते हैं, द्रव्यमान और वेग के क्या होते हैं, गुणात्मक गुणनफल होता है। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणना होती है। तो यहाँ पे लिखा गया P क्या होती है, संवेग होती है, और M इंटू क्या होती है, V। M हो गया मास और V हो गया वेलोसिटी। ये दोनों का गुणात्मक बराबर क्या हो जाती है, संवेग हो जाती है। ये जो है न्यूटन का दूसरी नियम है, और न्यूटन का दूसरी नियम होती है ये जो बताती है कि बल का फॉर्मूला, क्या बताती है, बल के फॉर्मूला बताती है। और यहाँ पे लिखा गया है कि यदि गति की मात्रा को दर्शाता है, ये एक सदिश राशि है। क्या यह जो है गति की क्या मात्रा को दर्शाता है, कौन, आपका दूसरी नियम, न्यूटन का दूसरी नियम जिसको गति का नियम भी बोलते हैं, और ये गति का मात्रा को बताता है, और इस ये जो है संवेग सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। इनके बाद आता है इनका जो है, अभी आप सभी पढ़े कि संवेग का फॉर्मूला
और आगे आप सभी पढ़ेंगे इसका गणितीय रूप क्या होता है, क्या गणितीय रूप क्या होती है, इनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। बल बराबर आप सभी पढ़े होंगे संवेग में परिवर्तन बटा समय, क्या संवेग में परिवर्तन बटा समय, जिसको क्या बोलते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। मतलब कि संवेग में जैसा जैसा परिवर्तन होगा और उसी तरह से अगर समय में परिवर्तन होगा तो यह क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी, जिसको बल कहते हैं। बल बराबर क्या होता है डेल्टा, क्या डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, क्या होती है डेल्टा टी किस बराबर, फोर्स बराबर, जिसको क्या बोलते हैं बल बोलते हैं। बल बराबर क्या होता है, अगर संवेग में परिवर्तन होगा तो उसी तरह से समय में आप सभी अभी थ्योरी पढ़े कि अगर जैसे जैसे समय घटेगा, क्या समय घटेगा तो फोर्स बल बढ़ेगा, क्या बल बढ़ेगा तब ना ज्यादा दूरी तय कर पाएगा, यही बताता है। और इसके बाद देखने को मिलेगा कि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर हो तो समीकरण सरल हो जाती है, क्या अगर द्रव्यमान स्थिर रहता है तो समीकरण सरल हो जाती है। आप सभी भी जानते हैं कि द्रव्यमान अगर जितना वेट है उतना ही रहेगा तो उसका समीकरण निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला इसका देखा जाए तो F बराबर एम ए होता है, क्या F बराबर एम ए होता है। एम हो गया मास आपका, ए हो गया एक्सीलरेशन, क्या हो गया एक्सीलरेशन हो गया, इसी का तोड़िएगा तो आ जाएगा। और ये जो है फोर्स है, क्या बल बराबर आप सभी जानते हैं कि आपका एम ए होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एफ को क्या बोलते हैं, एफ का न्यूटन होता है, मात्रक न्यूटन होता है, मास का मात्रक किलोग्राम होता है, और ए मतलब एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर होती है, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को क्या लिखते हैं एन लिखते हैं और किलोग्राम को केजी लिखते हैं। इसका द्रव्यमान होती है, इनको बल को बोलते हैं और इनको त्वरण बोलते हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा कि अभी जो आप सिर्फ पढ़े न्यूटन का दूसरी नियम, इनका विश्लेषण देखने का कोशिश करते हैं। यह नियम बताते हैं कि किसी भी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाएगा उतना ही अधिक त्वरण उत्पन्न होगा, क्या किसी भी अगर वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उस पर अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा, क्या उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा। और ये वस्तु अगला जो लाइन है, यदि बल स्थिर हो, क्या बल स्थिर हो, अगर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए तो वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या उसके पाती होगा। मतलब कि अगर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो द्रव्यमान मान लो 2 kg है तो उसका वस्तु का त्वरण उनके द्रव्यमान के क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्या त्वरण जो है एक्सीलरेशन द्रव्यमान की क्या हो जाएगी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, क्या हो जाएगी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। एक्सीलरेशन जो है द्रव्यमान का क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। किस कंडीशन में कि जब कोई भी बल नहीं लगाया जाएगा, बल स्थिर रहेगा उस कंडीशन में। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए इसी में, तो अगर देखा जाए एक हल्की गेंद लिया जाए, क्या हल्की गेंद लिया जाए और उनको फेंकने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है, क्या हल्की गेंद को अगर हम थोड़ा ही फोर्स लगा करके फेंकेंगे या छत के ऊपर से छोड़ देंगे तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया। जबकि एक भारी पत्थर को फेंकने पर क्या हो जाएगा अधिक बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्या अधिक बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा उतना ही एक्सीलरेशन होगा और उसका वेट उतना ही बढ़ेगा। जैसे गेंद का वेट द्रव्यमान क्या है कम है और पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसको अधिक त्वरण उत्पन्न होगा और उसमें कम त्वरण उत्पन्न होगा। तो इस निष्कर्षण से यह पता चलती है, यानी कि इस नियम से यह पता चलती है दूसरा नियम से कि ये जो होती है ना मात्रात्मक का परिभाषा देता है, क्या बल की मात्रात्मक का परिभाषा देती है, बल का परिभाषा देता है। और यह हमें बताती है कि बल कैसे मापा जाता है, क्या बल कैसे मापा जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या क्रिया के प्रतिक्रिया। अब पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होती है और क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है। क्रिया का प्रतिक्रिया, यह नियम बताता है कि बल हमेशा युग में रहता है, क्या पेयर में रहता है।
न्यूटन का तीसरा नियम बताती है कि पेयर में रहती है, युग में रहती है, मतलब जोड़ा में रहती है। प्रत्येक क्रिया एक समान इक्वल विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब ये बताती है कि अगर कोई भी क्रिया होती है, एक्शन होती है, तो उसके समान इक्वल, इक्वल मतलब बराबरी, अपोजिट साइड भी उतना ही रिएक्शन होगा। क्या? अपोजिट साइड उतना ही रिएक्शन होगा। मतलब हम जितना ज्यादा उसको हम दाबेंगे उतना ही ज्यादा उधर से हमको दाबने का कोशिश करेगा। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं कि यह बताती है कि बल हमेशा जोड़े में रहते हैं। ये तो समझ लिए कि न्यूटन का तीसरा जो नियम होती है, बल हमेशा जोड़े में रहती है। मतलब कि अगर हम किसी पे लगा रहे हैं तो वो भी हमको लगाएगा। मतलब कि दो 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 यहाँ पे वस्तु काम कर रही है, एक मैं और एक जो आगे का जो वस्तु है वह भी अपना फोर्स लगा रही है और मैं भी अपना फोर्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों पेयर में रहना। तो इनके बाद होती है ये जो क्रिया होती है, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होता है, इतना तो जानते हैं। हमेशा अलग अलग वस्तु पे कार्य करते रहते हैं। क्या? अलग अलग वस्तु पे अलग अलग तरह से होती है, इसीलिए एक दूसरे के कैंसल नहीं करता है। क्या करता है? कैंसल नहीं कर पाता है। इसका उदाहरण देखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन, कि रॉकेट का प्रक्षेपण। मतलब एक रॉकेट को नीचे की ओर गर्म गैसों को धकेलता है, तो गैस रॉकेट के ऊपर की ओर समान विपरीत बल लगती है, जिसको प्रतिक्रिया, जिससे रॉकेट ऊपर उठता है। मतलब आप भी जानते हैं कि रॉकेट जब नीचे में रहती है, धरती पे रहती है, तो उसके अंदर क्या करती है, आग लगाई जाती है, जिससे वो क्या करे, जले और ऊपर जा सके। तो ऊपर जाने के लिए वो देखने को मिलता होगा कि जहां पे जब रहता है धरती पे, तो वहां पे बहुत ही स्पीड से वो नीचे की ओर क्या करती है, अपना आग फेंकती है। क्या फेंकती है? आग फेंकती है, जिसके कारण वो क्या करती है, फोर्स लगती है, तो जिसके कारण वो ऊपर की ओर भाग सकता है। इनके बाद देखने को मिलता होगा चलना। जब अपना सब चलते हैं, क्या जब अपना सब चलते हैं तो पैरों को क्या करते हैं, जमीन को पीछे की ओर धकलते हैं। तो धकेलते हैं तो वो भी अपने पैरों को क्या करता है, आगे की ओर धकलने का कोशिश करता है, समान फोर्स लगाता है, जिसके कारण आपको पैर में चोट भी लगता होगा। क्या? अगर आप सभी ठोस पदार्थ पे चलिएगा तो वहां पे क्या होगा, पैर में बहुत ज्यादा चोट लगेगा। वही द्रव पदार्थ में चलिएगा तो आपको वो रोकने का कोशिश करेगा और आपको चोट वहां पे नहीं लगेगा। तो मतलब यहाँ पे ये समझने का कोशिश करिए कि जब हम चलते हैं तो पैर क्या करता है कि पीछे की ओर धकेलता है, तब हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। तो ये क्या हुआ, क्रिया के प्रतिक्रिया। जब हम पैर रखे धरती पे तो ये उनको फोर्स दिए, और जब हम पैर उठा रहे हैं तो उधर से नीचे से धरती की ओर से क्या होता है कि ऊपर की ओर ठेलने की कोशिश करते हैं, उसी को प्रतिक्रिया बोलते हैं। जैसे अगर इतना नॉर्मल तरीका से नहीं समझ पाते हैं, तो मान लीजिए कि कोई भी 4-5 फीट ऊपर से कूद रहा है, तो वो जब धरती पे कूदता है या छत के ऊपर से जब कूदता है तो पैर में चोट लगती है। क्या लगती है? चोट लगती है। तो वो किसके कारण लगती है? यही न्यूटन के तीसरे नियम से कारण लगती है। कि अगर वो तरल पदार्थ पे गिरता तो उनको चोट नहीं लगता। तो वो क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, तरल पदार्थ क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि वो जैसे नीचे की ओर आता है तो वो नीचे की ओर चली जाती है। क्या? नीचे की ओर चली जाती है। धरती वैसा नहीं होता है, जो उस जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहती है, जिसके कारण वो पैर में चोट लगती है। ठीक। इनके बाद तीसरा एग्जाम्पल है तैराकी। क्या? जब हम तैरते हैं, पानी में जब तैरते हैं तो पानी को क्या करते हैं, हाथ से क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण सर अपना जो है आगे की ओर मारते हैं। सर आगे की ओर धकेलना, हाथ को पीछे की ओर खींचना, ये क्या करती है कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है, जो तैरने में भी नियम काम करती है। तो ये न्यूटन का क्या हो गया, तीसरा नियम हो गया। क्या हो गया? तीसरा नियम हो गया, जिसके कारण हम पानी में आगे बढ़ पाते हैं। तो न्यूटन के तीसरा नियम से समझ गया आपसे क्या बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि बल हमेशा युग में रहेगा, जोड़े में रहेगा, और ये अकेले कार्य नहीं कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि पहला नियम जड़त्व का
नियम कहलाया जाता है, जड़त्व की अवधारणा की परिभाषा करता है। और दूसरा नियम जो होती है बल को मापता है और जड़त्व को दूर करता है, क्या जड़त्व को दूर करता है। इनके बाद तीसरा जो नियम होती है यह हमेशा युग में पेयर में मौजूद रहती है। इनके बाद देखने को मिलेगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क पावर एनर्जी। क्या वर्क पावर एनर्जी अगले क्लास में पढ़ेंगे और अगले क्लास में इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीका से, जैसे आज पढ़े इससे बेहतरीन तरीका से कल की क्लास होने वाली है। जैसे लॉ ऑफ मोशन पढ़े उसी तरह से वर्क पावर एनर्जी पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आपका एक ही उम्मीद रहना चाहिए इस चैनल से जुड़ जाने का और बेहतरीन वे में क्लास करने का। इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सभी के लिए क्लास लाया जाता है। तो कोशिश है आप सभी का एक ही उम्मीद रहे इस चैनल से जुड़ करके एक रेगुलर वे में एक सिस्टमेटिक तरीका से फ्री का कोर्स लेने में कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए आप सभी को। और फ्री का कोर्स करने से कोई भी घाटा नहीं होता है। अगर आप सभी के पास हाफ आवर 1 आवर्स टाइम है तो आप सभी इस चैनल पे दीजिए और बेहतरीन तरीका से क्लास कीजिए। नोट्स कैसे बनाना है, टॉप 30 क्वेश्चन को कैसे लिखना है जिससे आसानी हो सके पढ़ने में। तो आप अभी तक सेशन नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहली बार सेशन देखिए, इनके बाद क्लास करने का कोशिश करें और सिस्टमेटिक क्लास करिए जिससे आप सभी को बेहतरीन हो सकता है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए बेहतरीन तरीका से क्लास लाया गया है। अभी तक में आप सभी को बहुत ही ज्यादा सिलेबस समाप्त हो चुकी है, बहुत ही समय है अभी तक और सिलेबस समाप्त होने जा रहे हैं। तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए कि इस चैनल से दूर करके एक बेहतरीन तरीका से क्लास करने का, क्या बेहतरीन तरीका से क्लास करने का। केमिस्ट्री में बहुत बहुत ज्यादा चैप्टर समाप्त हो चुकी है। केमिस्ट्री का क्लास अभी तक आप सभी नहीं किया है तो जाके सबसे पहली बात केमिस्ट्री का क्लास किए। बायो क्लास नहीं किए हैं तो सबसे पहली बात की आप सभी जाके बायो का क्लास करिए। इसके बाद फिजिक्स का क्लास करने का कोशिश करिए जिससे आप सभी को बहुत ही आसान हो सकता है। और ज्यादा लेक्चर नहीं है, आप सभी 2 से 3 दिन में सारा लेक्चर खत्म कर पाएंगे अगर सही तरीका से सटीक वे में क्लास करते हैं। तो आप सभी के पास अभी टाइम है तो आप सभी टाइम गंवाने का कोशिश मत कीजिए। अभी क्लास करने का समय है तो आप सभी जरूर क्लास करने का कोशिश करें और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत ही सपोर्ट मिलते रहेगा। तो कोशिश है आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए इस चैनल से जुड़ करके एक रेगुलर वे में सिस्टमेटिक तरीका से क्लास करने का। जय हिंद, इस सेशन में यहीं तक रखते हैं।